वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जयपुर से एक बार फिर आप लोगों के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकेंड एनालिसिस लेके उपस्थित हुआ हूं। निफ्टी ने पिछले हफ्ते से इस हफ्ते के बीच में काफी मेजर चेंजेस किए हैं, बट स्टिल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल पे आके स्टे किया है उन्होंने। और हमको ऐसा लगता है कि इस जगह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही रिवर्सल दे सकते हैं। क्यों और कैसे रिवर्सल आ सकता है, इसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर ये निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट के टेक्निकल्स को डिस्कस करने से पहले अपन कुछ नॉन टेक्निकल रीजंस को डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा कि बाजार ने 26,250 के आसपास से सेल ऑफ देना शुरू किया और एफआईआई किन कारणों से 1 लाख करोड़ से ज्यादा का माल बाजार में बेच चुके हैं। क्या एफआईआई की सेलिंग अब रुकेगी नहीं, या अगर एफआईआई से ये माल बेच रहे हैं तो कौन इस माल को खरीद रहा है और ये शिफ्ट किस कारणवश हो रही। अगर हम इन सारे डाटा को एनालाइज करने की कोशिश करें तो अभी हम इसके बीच में हमने ये पाया कि निफ्टी ने प्रीवियसली 18,800 के आसपास इस 200 डे मूविंग एवरेज के करीब आई थी। उसके बाद इलेक्शन डे के अंदर ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आई है और अब की बार इसने एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज को छुआ है। अगर हम 16,900 का ये लो, जो कि 16/3/2023 को हुआ था, उसको देखें तो हमको ये पता लगता है कि ये 18,800 की जो हाई है, इस हाई को पार करने के बाद में जिसको इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया, बाजार ने एक तरफा 26,000 तक की तेजी दिखाई। और कोई भी चीज जो एक तरफा तेजी की होती है और एक तरफा चलती है, और अगर बाय चांस उसके अंदर कोई करेक्शन नहीं आता है, तो मेरा 30 साल से इस बाजार को देखने के कारण ये अनुभव रहा है कि जो रेगुलेटर्स हैं प्लस जिसको मैं मार्केट मेकर्स कहता हूँ, एक मार्केट मेकर कौन है एग्जैक्टली ये कोई नहीं जानता। ये रेगुलेटर भी हो सकता है, एक्सचेंज इटसेल्फ भी हो सकता है, या बड़े एफआईआई है, डीआईआई, इन सब की कार्टेल भी हो सकती है। ये सब क्या करते हैं कि फॉल को आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। ये जो फॉल आपके सामने निफ्टी के अंदर दिख रहा है, जो कि एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हो सकता है आगे भी, एक करंट, इसके इस हेड के अंदर एक छोटा हेड एंड शोल्डर और है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। अभी अपन मार्केट मेकर और बाजार की कहानियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि बाजार नीचे जो गिराया गया है ये एक लॉन्ग टर्म बुल रन के अंदर करेक्टिव है। लॉन्ग टर्म बुल रन, एक तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि बाजार जिस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है उसके अगेंस्ट जो भी वेव आती है वो करेक्टिव है। इम्पल्स हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ द
वेव आएगी, करेक्टिव हमेशा डायरेक्शन के अगेंस्ट आएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाजार राइट हैंड कॉर्नर से यहाँ तक जा रहा है तो ये बुलिश रन है। बुल रन के अगेंस्ट जो मूव आएगा वो करेक्टिव मूव कहलाएगा। तो हमें ये तो पता लग गया कि यार ये जो लास्ट जो डिप आई है ये डिप करेक्टिव हुई है और ये अगली इम्पल्स में कन्वर्ट हो सकती है। या एक पॉसिबल दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि समटाइम्स इम्पल्स और करेक्टिव के बीच में जो करेक्टिव आती नहीं, एक इम्पल्स के बाद दूसरी इम्पल्स आती है, लेकिन अभी इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि यार ये इम्पल्स की तरह बिहेव करेगी। लेट्स सी आगे क्या होता है। मार्केट मेकर की इच्छा है बाजार नीचे आए, तो उसने बाजार को नीचे लाने के लिए क्या किया कि एक रूल चेंज कर दिया। रूल क्या चेंज कर दिया, जिसको है ना कोई भी न्यूज चैनल आपको डिटेल में डिस्कस नहीं करेगा। इनफैक्ट तो मेरे पास भी एक ही न्यूज सोर्स है जिसके अंदर वो न्यूज थी। एफआईआई के डिस्क्लोजर नॉर्म्स को बदल दिया गया है। एफआईआई का डिस्क्लोजर नॉर्म्स क्या बदला इन्होंने, ये ये जो ये पोस्ट हिंडनबर्ग डेवलपमेंट है कि अगर किसी एफआईआई ने या फॉरेन पोर्टफोलियो एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने किसी स्टॉक के अंदर कोई पोजीशन एक सर्टेन लिमिट से ऊपर बनाई है तो उसको ये बात एक्सचेंज को बतानी पड़ेगी, जो कि मैंडेटरी। दूसरा रूल चेंज ये हुआ कि जो भी पैसा बाहर से एफपीआई के थ्रू आ रहा है तो उसका रियल इन्वेस्टर कौन है वो आपको बताना पड़ेगा कि ये पैसा कौन लगा रहा था। जैसे कि अपने को अच्छे से पता है सब लोगों को कि हिंडनबर्ग केस के अंदर जब अडानी के स्टॉक्स को नीचे गिराया गया तो उसमें कोटक महिंद्रा बैंक और कोटक ग्रुप का नाम आया कि उन्होंने इसको फैसिलिटेट किया। कॉरपोरेट राइवलरी के चलते भी ऐसा हो सकता था। और बहुत सारे एफआईआई इंडिया के अंदर जो इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ मिलके इसको योगदान दे रहे हैं कि वो कौन से स्टॉक्स को बढ़ाना चाहते हैं कौन से को गिराना चाहते हैं, इसके अंदर प्ले कर रहे हैं। तो ये रूल बदल दिया गया। इस रूल का नुकसान उन लोगों को भी हुआ है जो जेन स्ट्रीट कैंडल की सहायता से एक्सपायरी डे के दिन, जो अपनी वीकली एक्सपायरीज थी उसके दिन स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर रहे थे। जेन स्ट्रीट ने 90,000 करोड़ डॉलर कमाया है खाली वीकली एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस को भगा के। इसको कम करने के लिए एक्सचेंज ने इन प्लेयर्स को कि ये वीकली एक्सपायरी बंद कर दी। ये तो वैसे ही हो गया कि जैसे कि सब्जी काटने के चक्कू से मर्डर हो गया तो सब्जी काटने का चक्कू बैन कर दिया गया। दूसरी इन्होंने एक घटना जो एक्सचेंज ने करी है वो ये है कि इस ये अच्छा ये जो एफपीआई और इसका नॉर्म जो चेंज हुआ था ना, इसकी डिस्क्लोजर की लास्ट डेट 1 नवंबर थी। तो इसलिए इन्होंने रिलेंटलेसली पिछले महीने बहुत ज्यादा सेल किया है और एग्जैक्टली उतना ही माल डीआईआईज ने खरीदा है। तो इन्होंने अपने आप को एफआईआई से डीआईआई घोषित कर दिया है। निफ्टी के अंदर एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, वो है रिवीजन ऑफ द लॉट साइज। सारे लॉट जो कि छोटे थे वो बड़े हो गए। ऐसा कोई भी एफएनओ का स्टॉक्स जो कि जिसका लॉट साइज छोटा था वो 15 लाख का कर दिया गया है। इससे होगा क्या, क्या ये रिटेल इन्वेस्टरों के लिए किया जा रहा है? नहीं। स्टॉक्स को छोटा तब किया जाता है लॉट साइज को जब इनको डिस्ट्रीब्यूशन करना है।
डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है? डिस्ट्रीब्यूशन टॉप पे होता है। जब शेयर बाजार को इनको ऊपर बढ़ाना है तो हमेशा से ही लॉट साइज बड़े होते हैं। लॉट साइज बड़े होंगे, ये लोग ऊपर ले जाएंगे। और मैं आपको आज लिख के देने को तैयार हूं कि आज से 6 महीने बाद यही एनएससी इन लॉट साइज को जो है इसका आधा कर देगी, छोटे कर देंगी सारे को। जो जो जितने लॉट साइज आपको 15 लाख के मिल रहे हैं, वो सब 7.5 लाख के हो जाएंगे। मार्क माय वर्ड्स। क्योंकि ये हमेशा से होता आया है। तो बाजार को जब ऊपर जाना है तो ये आम जनता रिटेलर्स को अपने साथ ले जाना नहीं चाहते, इसलिए लॉट साइज बढ़ा दिए जाते हैं। लॉट साइज बढ़ा के इन्होंने एक और नया डेवलपमेंट किया, जिसको देख के मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि एफएनओ से जनता दूर रहे, रोज टीवी पे चिल्ला चिल्ला के गाना गाते हैं, और हमें आज पता लगा कि साहब एनएससी ने 45 नए स्टॉक्स को एफएनओ में जगह दी है इस मंथ के एंड से। आप इस लिस्ट को पढ़ोगे तो पढ़ के आपको बहुत हंसी आएगी। अडानी ग्रीन, एंजल वन, अपोलो, अडानी टोटल गैस, बैंक ऑफ इंडिया, बीएससी, कैम्स, सीडीएसएल, सीईएससी, सीजी पावर, सैंड डिलीवरी, एवेन्यू सुपरमार्ट, एचएफसीएल, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडियन बैंक, आईआरबी इंफ्रा, आईआरएफसी, जियो फाइनेंशियल, जिंदल स्टेनलेस, जेएसडब्ल्यू, कल्याण ज्वेलर्स, केई केईआई इंडस्ट्री, कैपेट टेक्नोलॉजी, एलआईसी, माइक्रोटेक, मैक्स हेल्थ केयर, एनसीसी, एनएचपीसी, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर, जिसका जो कि नायका है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, नायका का जब आईपीओ आया था तो ये सारे एफआईआईज और बड़े बड़े जितने बैंकर्स थे उन्होंने इसको हाथों हाथ लिया। आपको पता है पहले प्रमोटर यही काम करते थे इसके, नायका को खोलने से पहले। नायका के प्रमोटरों की हिस्ट्री अगर अपन खोल के पढ़ोगे तो ये पहले मर्चेंट बैंकर थे। तो इन्होंने एक कंपनी बनाई, कंपनी बना के इंडिया के अंदर इन्होंने कॉस्मेटिक सेलिंग करनी शुरू की और इसका आईपीओ लिस्ट कराया। और आईपीओ लिस्ट होने के बाद में एज यूजुअल ये पेटीएम, जोमेटो, इन सब के आईपीओ बड़े हाई प्राइस पे लिस्ट हुए और उसके बाद बहुत धीरे धीरे नीचे गिरते गए। ऑयल इंडिया, पॉलिसी बाजार, पेटीएम, पेटीएम का फ्यूचर बना दिया, जिस पेटीएम को अभी थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट बैन कर रही थी। जिस पेटीएम का को अगर आप लिस्टेड प्राइस और ऑल टाइम हाई से देखोगे तो कहाँ गिरा हुआ है? पूनावाला फिनकॉर्प, प्रेस्टीज, एसजीवीएन, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन, सुप्रीम इंडस्ट्री, टाटा एलेक्सी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वरुण ब्रेवरीज। मैं अभी वरुण ब्रेवरीज का चार्ट देख रहा था। वरुण ब्रेवरीज ने 1 रेशियो, मतलब 2 बार स्प्लिट कर चुका है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। 2 बार ये प्राइस इसका कम हो चुका है और उसके बाद अब ये आम जनता का, रिटेलर्स को लेने के जोन में आ गया है। यस बैंक, यस बैंक, यस बैंक क्या कह रहा है? यस बैंक कह रहा है, यस बैंक कह रहा है कि यस बैंक जिसको भी थोड़े दिन पहले बैन किया जा रहा था, जिसके अंदर एसबीआई पैसा इन्फ्यूज करके उसको कर रहा है, जोमेटो, जिसका शेयर लिस्टेड प्राइस से बहुत नीचे चल रहा है। इन सब के एफएनओ को क्रिएट करके ये लोग चाहते क्या है? कि इस प्राइस को हाइक करके ये ऊपर ले जाया जाए इनको, ताकि
जो लोगों ने आईपीओ में अपना पैसा फंसाया है, एफआईआई, डीआईआई, बड़े बड़े बैंकर्स, उन सबको इसके ऊपर पहुंचने के बाद में हमें ये लगे कि हाँ, इस जगह बाजार पहुंच के अब वापस नीचे आने की सोच सकता है। हाँ। अच्छा, तो इस तरीके से ये बाजार को ऊपर ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो बाजार हमारा कहां से कहां तक पहुंच रहा है, इसके बारे में हमें। तो फिर अपने को ये चीज जब पता लगी कि लॉट साइज बड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बाजार को ये ऊपर ले जाना चाहते हैं। साइमल्टेनियसली इन्होंने 45 नए स्टॉक्स को, जो कि ट्रेडर्स के फेवरेट है, सारे लोग इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं, और ये पिछले एक साल के हीरो स्टॉक्स हैं, इन सारे स्टॉक्स को इन्होंने उठा के एफएनओ में डाल दिया। तो इसका मतलब जो मार्केट मेकर के इंटेंट है वो ऊपर ले जाने के लिए। अब अपन चलते हैं। तीन रीजन मैंने आपको बताया कि एफआईआई ने अपना माल इसलिए बेचा क्योंकि वो उसको डिस्क्लोजर नाम से बचना है। दूसरा रीजन मैंने आपको बताया कि डीआईए ने उतना ही माल वापस खरीद लिया। अगर बाजार गिर रहा है तो लाखों करोड़ों का माल जो लोग खरीद रहे हैं, क्या वो मूर्ख है? नहीं, बिल्कुल मूर्ख नहीं। तीसरा रीजन ये है कि एनएससी और रेगुलेटर्स ने आम जनता को बाजार से दूर करने के लिए लॉट साइज बढ़ा दिए। लॉट साइज बढ़ाने का मतलब होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहते हैं, ये बाजार में अकुमुलेशन चाहते हैं, अकुमुलेट करके बाजार को ऊपर जंप कराना चाहते हैं। तीसरा रीजन, एफएनओ के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स की पोजीशंस को मेंटेन किया। इसमें से बहुत सारे वो स्टॉक्स हैं जो आईपीओ के बाद बहुत बुरी तरह पिटे हुए हैं, जिसके अंदर आप जोमेटो, पेटीएम, यस बैंक, और भी बहुत सारे स्टॉक्स आप इसके अंदर ऐसे ढूंढोगे तो पाएंगे। अभी इस 45 स्टॉक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनता है कि इसमें से कौन सा स्टॉक अपने को लेना चाहिए, ये आगे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा स्टॉक बहुत अच्छी पोजीशन पे। इसके अलावा क्या रीजन हो सकता है जिससे हम ये माने कि यार बाजार इस 200 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा? टेक्निकल की बात नहीं कर रहे, मैंने नॉन टेक्निकल रीजन पे पहले फोकस किया है। अब इसके अलावा एक बहुत बड़ा नॉन टेक्निकल रीजन मैं आपको बताता हूँ। वो है कल पूर्णिमा है। कल कार्तिक मास की पूर्णिमा है, जो कि एक बहुत बड़ी पूर्णिमा है, और यूजुअली ट्रेंड चेंज होता है। तो ट्रेंड चेंज होने के कारण, पूर्णिमा के कारण, मून साइकिल हमें ये बता रही है कि बाजार अपनी पोजीशन को रिवर्स करेगा। कल छुट्टी, कल बाजार अपना बंद है। इवन यूएस का मार्केट खुला हुआ है, आज भी यूएस का मार्केट खुला हुआ है। तो 2 दिन का यूएस का मार्केट अनसर्टेनिटी बाजार में है। हम 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बैठे हुए हैं, फिर भी बाजार ने आज गिरने का नाम नहीं लिया, इंस्पाइट ऑफ निफ्टी की एक्सपायरी। बाजार को क्या ऐसा पता था कि बाजार रिवर्स करेगा यहाँ से? दूसरा, चंद्रमा के अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है, जिसको मैं मून से भी बड़ा रीजन मान रहा हूं, वो रीजन है कि सैटर्न मार्गी हो जाएगा। मार्गी मतलब डायरेक्ट। अभी तक ये रिट्रोग्रेड चल रहा था। जून 29 को सैटर्न रिट्रोग्रेड हुआ था इस साल, जून में। ऑलमोस्ट 5 महीने हो चुके हैं इस बात को। और 15 तारीख को, 15 नवंबर को सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा। सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है
दो कंजुगेट साइन कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस का मालिक है। हमारे हमारी जन्म कुंडली के अंदर कर्म का मालिक है। तीसरा, ये कर्माधिपति के साथ न्यायाधिपति भी है। ये रिजल्ट भी देता है, एग्जीक्यूशनर भी खुद ही है। और तो इसलिए सैटर्न का मार्गी होना, और वो भी इस समय एक्वेरियस में चल रहा है जो इसका खुद का ओन हाउस है। इंटरेस्टिंग सी एक बात और है कि सैटर्न इस समय राहु के नक्षत्र में चल रहा है, और राहु इस समय सैटर्न के नक्षत्र में चल रहा है। सैटर्न एक्वेरियस में चल रहा है और राहु इस समय मीन में चल रहा है, मीन यानी पिसिस। और ये दोनों 11th और 12th एक दूसरे के साथ एक्सचेंज बना रहे हैं। ऐसा ही एक एक्सचेंज इस समय करंटली जुपिटर एंड वीनस के बीच में भी चल रहा है। तो जुपिटर वीनस एक दूसरे के हाउस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राहु और सैटर्न एक दूसरे के हाउस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दो बड़े प्लेनेट मरकरी, मंगल, मार्स और सन इस समय नीच में चल रहे हैं। मंगल इस समय चंद्रमा के घर में कर्क राशि में चल रहा है, और सूरज इस समय अ, तुला राशि के अंदर चल रहा है, जो कि हो रहा है। सूरज भी लेकिन 16 तारीख को अपनी राशि चेंज करके मंगल के घर में चला जाएगा। सूरज अपनी नीच राशि में से निकल के मंगल के घर में चला जाएगा। जो 15 तारीख को एक बड़ा मेजर एस्ट्रो इवेंट हो रही है, वो है सैटर्न का डायरेक्ट होना। सेकंड बड़ी इवेंट हो रही है कि कार्तिक की पूर्णिमा आना, फुल मून है। तीसरी, अगले दिन बड़ी इवेंट हो रही है, सन अपनी पोजीशन को चेंज करके नेक्स्ट हाउस में जा रहा है, जो कि नीच राशि से निकल के अपने सेनापति के घर मंगल के घर में जाएगा, तो बड़ा रिलैक्स फील करेगा। तो तीन इवेंट ये हो गई। चौथी जो एक बहुत बड़ी इवेंट है, जो कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी से एक्सप्लेन नहीं होती, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो कि मतलब अ, इनकी गणना करने के कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसके कारण प्लूटो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। प्लूटो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, जो कि प्लूटो की पोजीशन चेंज हो रही है 19 नवंबर को, और कैप्रिकॉन से निकलकर ये एक्वेरियस में आ रहा है। ये चेंज 17 साल, 17 ईयर्स के बाद हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है पूरे वर्ल्ड के लिए। क्योंकि ये जो डिस्टेंट प्लेनेट होते हैं ना, ये ग्लोबल उसको काफी ज्यादा अफेक्ट करते हैं। एंड प्लूटो बहुत एक्सप्लोसिव प्लेनेट है, और इसके कारण ये इवेंट चेंज हो रही है। सैटर्न इज ए रूलिंग प्लेनेट ऑफ द कैप्रिकॉन ऑन 19, प्लूटो इज लिविंग कैप्रिकॉन फॉर एक्वेरियस, एंड करंटली सैटर्न इज इन एक्वेरियस। तो आपको सैटर्न के साथ में प्लूटो का कंजंक्शन देखने को मिलेगा, जो कि सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है उसके बाद। अभी हम अगर मान लो इन सारी इवेंट्स को, आप अब ये मान लीजिए कि आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, और मैं ये कह भी नहीं रहा कि आप सब सारी अपनी सब पढ़ाई लिखाई छोड़ के एस्ट्रोलॉजी सीखें। लेकिन ये जो गोचर में परिवर्तन होते हैं इन ग्रह नक्षत्रों के, तो हमें तो ये देखना है कि साहब पिछला ट्रेंड क्या चल रहा है। पिछला ट्रेंड फ्रॉम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं हम, इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड है। तो इस डाउन ट्रेंड में इतने सारे मेजर रिवर्सल अगर प्लैनेट्स के होंगे, तो हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। आइए अब अपन अपना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर ये चार्ट क्या कह रहे हैं। निफ्टी निफ्टी ने क्या किया है, 200, ये जो पर्पल कलर की लाइन है, ये 200 डे मूविंग एवरेज है। और इस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इसने आके सपोर्ट लिया, 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद।
मैंने इसमें एक अनदर हेड एंड शोल्डर, जिसको मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो कि एक मोर हॉरिफाइंग से पिक्चर दे रहा है, उसके हिसाब से ये हेड है। लास्ट वीडियो में मैंने इस हेड को यहाँ पे रखा था, इस जगह पे। जब मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ, इसको एनलार्ज करेंगे तो। लास्ट वीडियो में मैंने इस इस जगह पे इस हेड को रखा था, और मेरा मानना था कि ये यहाँ तक बाजार जाएगा, और पहले 25,050 तक, और उसके बाद ये फॉल आएगा। जो कि अगर इसने इस जोन को ब्रीच किया तो यहां तक तो आ ही सकता है, और यहां से वो इस जगह तक भी आ सकता है, जो कि 21,000 है। हमने उसके बाद में इसको रीडिफाइन किया, ये इस करंट बॉटम को, अगर मैं इस हेड एंड शोल्डर पोजीशंस को थोड़ा सा टिल्ट करता हूं, तो इसको टिल्ट करने से ये पोजीशन निकल आई। इस समय राइट शोल्डर का कुछ भी नहीं बना है। ये पॉसिबिलिटी अभी भी रहेगी कि हम इस राइट शोल्डर की जो हाई पे जब पहुंचेंगे, तो इस हाई से, जो कि 24,600 है, इस 24,600 के आसपास, 580 600 के आसपास, हमें बड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा कि इस जगह से कहीं बाजार रिवर्स न कर जाए। अगर रिवर्स करेगा तो बहुत लंबी संभावनाएं हैं, जो कि 21,000 तक ये बाजार को ला सकते। ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा, इस बारे में भी अपन कुछ कह नहीं सकते। इस हेड एंड शोल्डर को अगर मैं हटा दूं, तो हमें एक छोटा हेड एंड शोल्डर और दिख रहा है, जिसका ब्रेकडाउन हुआ है। ये हेड एंड शोल्डर था जिसका ब्रेकडाउन हुआ है। और इसके ब्रेकडाउन में अगर अपन इस हेड से यहाँ तक की जो हाइट लेते हैं, 24,760 से लेके 26,250 तक, 24,750, 25, 26, 1,500 पॉइंट और। तो 24,750 में से अगर 1,500 पॉइंट अपन माने, तो 23,750, और 23,750 में से 23,250, 23,300 का जो लेवल है, वहां तक इसको आने की संभावनाएं है, इस कैलकुलेशन के हिसाब से, इस हाइट के हिसाब से। तो वो यहाँ पे है 23,550, इस लो का, जो कि इलेक्शन से पहले वाला प्रीवियस स्विंग लो, इलेक्शन के लो को मैंने कैलकुलेट नहीं किया। अगर अपन उसको कैलकुलेट करते हैं, तो 50% रिट्रेसमेंट आपको 24,050 में मिलता है, और 0.61, 0.8% का रिट्रेसमेंट 23,500 में मिलता है। तो 23,520 का जो लेवल है, उस लेवल या उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं अपन, एकदम बहुत एक्यूरेट नहीं होता है ये। इसको इन वैल्यूज को अगर अपन करें, तो अपने को पता है कि अपन एक इम्पॉर्टेंट फिबोनाची के लेवल के ऊपर भी आ गए हैं, और इस लेवल के ऊपर आने के बाद में हमें यहाँ से बाउंस की पूरी संभावना नजर आती है। हमें कॉशियस क्या रहना है, हमें पहला लेवल तो यही है कि इस शॉर्ट लेवल पे 23,950 से 24,000, यहाँ से अराउंड 500 पॉइंट ऊपर,
500 पॉइंट अगर इस जोन ऑफ इंटरेस्ट में वापस जाके अगर ये रिजेक्शन दे के वापस नीचे आने की कोशिश करती है, तो फर्स्ट सेल ऑफ यहाँ पे ही आ जाएगा। अगर मान लो इस जगह से ये पार करके ऊपर जाती है, तो सेकंड सेल ऑफ इस हाइट के ऊपर आएगा, जो कि 24,500। 24,500 के ऊपर निकलने के बाद में बाजार एक अच्छा इंपॉर्टेंट इस रेजिस्टेंस को अगर पार करता है, जो कि 500 से 600 के बीच में है, और यहाँ पे हमें बहुत कॉशियसली वॉच करना है कि बाजार कहीं रिवर्सल तो नहीं दे रहा है। अगर बाजार यहाँ से रिवर्सल नहीं देता है, अगर ये ऊपर चला जाता है, तो आप मान के चलो कि बाजार इस प्रीवियस हाई को, जो कि 26,250 से 300 के बीच का है, इस हाई तक पहुंचने की पूरी संभावना है। निफ्टी के बाद में हम अगर मान लो बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं, तो बैंक निफ्टी का चार्ट इस बॉक्स के अंदर ट्रेंड कर रहा है। बॉक्स अगर लोअर साइड के अंदर ब्रीच करेगा, तो डाउन मूव देगा, और अगर ये वापस आएगा तो एटलीस्ट कम से कम इस बॉक्स की हाइट तक तो वापस आना ही चाहिए। और बॉक्स की हाइट और लो के बीच में 50,000 और 52,207, मतलब करीबन 2,500 पॉइंट का फासला है। बैंक निफ्टी की मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, वेटेज अगर अपन देखते हैं तो निफ्टी के अंदर 20% के आसपास की वेटेज है। फिर हम आ जाते हैं गॉड फादर ऑफ इंडियन स्टॉक, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री। निफ्टी का बहुत हाई वेटेज का स्टॉक है, 9% के आसपास की वेटेज है। और इसके अंदर इसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बुलिश हरामी पैटर्न बनाया है आज। लेकिन इसके अंदर एक बहुत मतलब चार्टिस्ट के नजरिए से अगर अपन इसको देखते हैं, तो इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन को ब्रेक करके ये पिछले कई दिनों से इस जोन में ट्रेवल कर रहा है। ये एक मतलब बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि आइडियली तो इसको इस जोन से रिवर्स कर जाना चाहिए था। अगर ये नहीं कर रहा है, तो इसके इसका मतलब है कि जो मैनिपुलेटर है वो इस जगह पे इसको मैनिपुलेट कर रहा है। तो हम इसको इस जोन को स्टॉप लॉस हंटिंग या लिक्विडिटी स्वीप या शार्प टर्न, ऐसे करके कई नाम है जो कि टेक्निकल एनालिसिस में आ गए हैं। उनसे देख के उनसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये मतलब टेक्निकल चार्ट के ऊपर बहुत डैमेज है। द ओनली थिंग इन दिस चार्ट beside bullish Harami pattern on Reliance, the another important thing which is giving us a positive hope for a reversal is this percentage B of Bollinger Band is showing bullish divergence. हम हम इसको देखें तो ये हमारे को क्लियर कट बॉटम है, बट ये काफी ऊपर है, इसलिए ये बॉटम तो इसी जगह आ गई। हम इस जगह की बॉटम को इसको ध्यान नहीं देके हम आगे चलते हैं, और हम इसके नियर बाय ये जो इसकी ये वाली जो बॉटम है इसको चेक करते हैं, जिसने ये विक दी है इस इंपॉर्टेंट जोन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। उसके बाद इसने 2 दिन का रिवर्सल दिया है, और 2 दिन के रिवर्सल के बाद में इसने ये रिवर्सल गिव वे किया, और इसने इस इंपॉर्टेंट जोन ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक डाउन करने के बाद में ये नीचे आ गया। तो यहां से अगर मैं आप लोगों के लिए एक ट्रेंड लाइन खींचूं, तो इस ट्रेंड लाइन के अंदर ये कंफ्यूजन कहीं नहीं है कि ये नीचे जा रही है। ये ट्रेंड लाइन नीचे जा रही है यहाँ से। और ऐसी अगर मैं एक ट्रेंड लाइन परसेंटेज बी पे खींच दूं,
तो ये ऊपर जा रही है। और ये एक बुलिश बायस है रिलायंस के अंदर। रिलायंस के बाद अपन बैंक के उन बैंक्स को देख लेते हैं जो निफ्टी के अंदर भी है। एक्सिस एक्सिस बैंक ने डेली चार्ट के ऊपर इस जो जोन है, इस जोन के अंदर आके एक इन्वर्टेड हैमर पोजीशन बनाई है, जो कि रिवर्सल जोन हो सकता है। ये डबल बॉटम एरिया हो गया इसका, और यहाँ से ये बाजार रिवर्स कर सकता है। इसके अलावा एच डी एफ सी बैंक, एफ आई आई और डी आई आई का सबसे फेवरेट स्टॉक है बाजार को मैनिपुलेट करने के लिए। बैंक निफ्टी के अंदर इसकी ऑलमोस्ट 30% की वेटेज है, निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट 11% की वेटेज। इस अकेले स्टॉक में इन एफ आई आई डी आई को, जेन स्ट्रीट कैंडल्स को खूब पैसा कमा के दिए बाजार के अंदर एक्सपायरी वाले डे। इसके अंदर इस चार्ट को हम देखते हैं तो इस चार्ट के अंदर कई इंटरेस्टिंग पैटर्न्स है, जो कि मैं पहले आप लोगों को एक बार एक कप एंड हैंडल बता रहा था कि यार ये कप और ये हैंडल है, लेकिन इस कप एंड हैंडल का ये ब्रेक डाउन हो गया। तो ये जो कप एंड हैंडल का जो ब्रेक डाउन हुआ है, इस ब्रेकडाउन को अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैंने उसका कहा यार ये इसका मतलब है कि कोई और पैटर्न भी प्ले कर रहा है। तो मैं आज जब इस आप वीडियो बनाने से पहले इन चार्ट्स को देख रहा था, तो इस चार्ट के अंदर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ रहा है। वही वही सेम राम कहानी है। 1800 के ऊपर ये निकलेगा तो बहुत मैसिव तेजी देगा। और ये है, इसमें एक शॉर्ट टर्म में एक बहुत और इंटरेस्टिंग पैटर्न है। वो पैटर्न ये है: वन हिल, टू हिल एंड थ्री हिल, थ्री हिल एंड रिवर। थ्री हिल एंड रिवर पैटर्न जो होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है। इस इस डिप के बाद में बाजार को, सॉरी, थ्री हिल फॉलोड बाय माउंटेन। तो थ्री हिल के बाद में अब ये अगला जो मूव है वो इस हाई को क्रॉस करके एक माउंटेनियस मूव आएगा। और इसका ये डिप पूरा हो चुका है। ये 60 इस जगह से इस ए बी के का 62% के आसपास होना चाहिए। अगर अपन इसको फिब में देखें तो मोस्ट प्रोबेबली उतना ही निकलना चाहिए। मैंने इसको देखा नहीं है अभी। फिब रिट्रेस, ये देखिए 61% है, 1678। और ये आ गया यहाँ पे 1678। तो दिस इंटरेस्टिंग मूव, इसको भी अपन चार्टिस्ट नजरिए से देख सकते हैं। ये मार्केट स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं। अ, जो थ्री हिल एंड माउंटेन स्ट्रक्चर है, ये बहुत एडवांस स्ट्रक्चर है, बट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। देखते हैं अपन कि इस चार्ट के अंदर ये आगे प्ले करता है कि नहीं करता है। इसके अलावा हमें ये देखना है कि इसका हेड एंड शोल्डर प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये कब था, और ये इस हैंडल के अपन डिस्कशन कर रहे थे उस समय, कि ये यहाँ से अगर ये ऊपर ही निकल जाता तो कप एंड हैंडल बन जाता। तो चार्ट के अंदर स्ट्रक्चर्स को हमेशा स्टडी करना चाहिए और ये देखना चाहिए। टाटा मोटर्स ने बड़ा डाउनफॉल दिया है, और अपने हाई से, मतलब बहुत अच्छे रिटर्न देने के बाद में ये अपने हाई से एक इम्पोर्टेंट लेवल तक
ये नीचे आ चुकी है। और आज की कैंडल भी इसकी कोई बहुत अच्छी कैंडल नहीं है, क्योंकि काफी बड़ी मैराबुजी टाइप कैंडल है इसकी। रिलायंस इंडस्ट्री अपन ने डिस्कस कर ही लिया अपन ने। टीसीएस, टाटा ग्रुप का ये स्टॉक निफ्टी आईटी का फेवरेट स्टॉक है और बहुत स्ट्रांग बुल ट्रेंड के अंदर है। इसने ये एक चैनल ब्रेकआउट दिया है जो कि डाउन मूव था उसके बाद का। और ये आज की जो कैंडल है वो एक एक ग्रीनिश कैंडल आफ्टर टू रेड कैंडल है, और ये बुलिश सेंटिमेंट को डिनोट करती है। एसबीआई इस मूव का ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है। तो इस फ्लैग पैटर्न के अंदर ये आगे क्या बिहेव करता है, कैसे करता है, तो ये एक तरह का एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बना सकता है यहाँ से, अगर ये मूव करके ऊपर जाएगा तो। आज छोटे वाले पीएसयू बैंक्स के अंदर बहुत अच्छा मूव था, तो जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि जल्दी ही पीएसयू बैंक्स के अंदर रैली आ सकती है। यूएस डॉलर आईएनआर में आज एक बहुत लॉन्ग विक के साथ में ऊपर से टॉप पे एक रिजेक्शन करके इसने ग्रेवस्टोन डोजी टाइप की पैटर्न या इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार, इन पैटर्न्स को बनाया है, जो कि एक बेरिश पैटर्न है। रुपया अब आगे वाले आने वाले दिन के अंदर यहाँ से नीचे गिर सकता है, और जो कि शेयर बाजार के लिए बुलिश साइड माना जाएगा। तो हमने हमारे मेजर स्टॉक्स को देखा, स्टडी किया, और ये पाया है कि शेयर बाजार के अंदर इस इंपॉर्टेंट जोन से निफ्टी नेक्स्ट वीक इस तरीके का बिहेवियर कर सकती है। बाजार अगर रिवर्सल के बाद ऊपर जाता है तो अपन इसको एक बार छोटे पे चार्ट के ऊपर और स्टडी करते हैं कि बाजार अगले हफ्ते हमें करना क्या चाहिए। बाजार इस इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर है, और इस जोन से 200 डे जो मूविंग एवरेज डेली पे थी, उस जगह से ये इसने 1 2 3 आवरली कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 6 कैंडल आप मान के चलो कि ये इस कैंडल के अंदर है। या 1 2 3 4 5 कैंडल को ले तो अपन इस कैंडल के अंदर इसको क्लोज कर सकते हैं। इस बड़ी रेड कैंडल को इस बॉक्स के अंदर, ये कैंडल रेंज ट्रेडिंग का क्लासिक एग्जांपल है। निफ्टी नेक्स्ट वीक अगर इसके ऊपर खुलती है तो इसके बॉटम का सेल लेके अपन लॉन्ग साइड की पोजीशन बना सकते हैं, जो कि ऊपर जाएगी। बाजार इसके नीचे खुलता है तो हमें सेल साइड की पोजीशन लेनी नहीं है, क्योंकि जो सेल साइड का जो मोमेंटम है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा 100 200 पॉइंट की निफ्टी नीचे जा सकती है और वहां से शार्प रिवर्सल दे सकती है। तो हमारे को ऑल ऑफ सडन बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, तो हमारे लिए रिस्क रिवार्ड बेनिफिशियल लॉन्ग साइड के लिए है और शॉर्ट साइड के लिए नहीं। आशा करता हूँ आप सभी के लिए अगला हफ्ता ट्रेडिंग का बहुत अच्छा रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा की आप सबको एडवांस में बधाई। एस्ट्रोलॉजिकल साइकिल और उसके एनालिसिस के ऊपर मैं वक्त मिलेगा तो एक वीडियो और बनाऊंगा, जो क्योंकि अब क्या 3 दिन का गैप है नेक्स्ट ट्रेडिंग से पहले, तो उसके ऊपर अपन कि एस्ट्रोलॉजिकली हम ये कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिवर्सल आएगा। सैटर्न का मार्गीय होना मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा, और इस एनएससी की जो बदलती चाल है कि प्राइस
प्राइस को कंट्रोल करने का बहाना करके, एक्सपायरीज को खत्म करके, रिटेलर्स को बाजार से दूर रख के, खूब सारे नए स्टॉक्स का एफएनओ में डाल के, लॉट साइज बड़े करने के बाद, तो हमें उसके पीछे के इंटेंट को समझना चाहिए। बाजार के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के समय लॉट साइज हमेशा छोटे होते हैं, और जब बाजार एकुमुलेशन और अप मूव दे रहा होता है तो बाजार के अंदर लॉट साइज हमेशा बढ़ जाता है। इसी के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टेक्निकल एनालिस्ट, फ्रेंड एंड मेंटर आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि। माँ भवानी और माँ लक्ष्मी आप पे अपनी कृपा बनाए रखें, इसी कामना के साथ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह साइन आउट करता हूँ। थैंक यू।